नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व अभी कोरोना की त्रासदी को झेल रहा है और कोरोना के दौर में एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, उसने भी दस्तक दी है। यह एक दुर्लभ संक्रमण है जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा सिद्ध हो रहा है। इससे हमारे देश में कई लोग संक्रमित हो चुके हैं और उत्तराखंड में भी इसने अपनी दस्तक दी है। आज के इस वीडियो में हम इस ब्लैक फंगस पर ही चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे फैलता है और कितना हानिकारक है और इसके उपचार और इसके बचाव के क्या तरीके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ब्लैक फंगस के बारे में जानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हम इसके बारे में जानें, इसके बारे में अवगत हों और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस पर चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ब्लैक फंगस क्या है? ये एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए, जो लोग कोरोना से संक्रमित लोग हैं या फिर जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनमें ये ब्लैक फंगस की समस्या दिखाई दे रही है। ब्लैक फंगस की बीमारी से वो लोग ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी कोरोना जो लोग कोरोना की मार झेल चुके हैं या झेल रहे हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस का भी एक खतरा सामने आया है। ठीक है। अगर समय पर ध्यान न दिया गया हो तो 50 से 80% मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह एक दुर्लभ और जानलेवा संक्रमण है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया गया और इसका चिकित्सकीय उपचार न किया गया तो इससे 50 से 80% मरीजों की मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर है। ठीक है। जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर है। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इससे ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। ठीक है। तो जो लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और दवाओं पर निर्भर हैं, तो ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं कई सारी, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती हैं और प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करने के बाद व्यक्ति ब्लैक फंगस से संक्रमित हो सकता है। ठीक है। तो ब्लैक फंगस एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। अगर समय पर ध्यान न दिया गया तो 50 से 80% मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर निर्भर हैं। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड में देखिए, ये ब्लैक फंगस की एक मैंने स्लाइड ली है। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं ब्लैक फंगस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इससे। ठीक है। ब्लैक फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ये एक नए तरीके का संक्रमण नहीं है, लेकिन बहुत ही कम फैलता देखा गया है। ठीक है। ये इसकी एक प्रतीकात्मक तस्वीर है ब्लैक फंगस की। आप देखिए, कुछ इस तरीके के अलग अलग संरचनाओं के ये होते हैं। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग संरचना, अलग अलग आकार प्रकार और अलग अलग गुणों के, ठीक है, कई प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ये कोई नया संक्रमण नहीं है, इससे पहले भी ये था, लेकिन ये अधिकतर उन लोगों को संक्रमित करता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम इसका इतिहास कि इसकी खोज कैसे हुई, ये कब से इसके बारे में हमको जानकारी है। इसके इतिहास को हम देखते हैं
क्या है इतिहास? हैरानी की बात है कि जहां इसे नया संक्रमण कहा जा रहा है, इसका पहला मामला 1885 में जर्मनी के पोल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट आर.डी. बेकर ने दिया था। 1943 में इससे संबंधित एक शोध छपा था। 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स हैरिस नाम का एक व्यक्ति बताया जाता है। तब से अब तक इसके निदान आदि में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका जो पहला मामला था वो 1885 में ही खोजा जा चुका था। जर्मनी के पोल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने इसको 1885 में इसकी खोज कर ली थी। उसके बाद इसे जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम है वो अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट आर.डी. बेकर ने दिया था। 1943 में इससे संबंधित एक शोध पत्र भी छपा था और 1955 में इस बीमारी से बचने वाला जो पहला शख्स था वो हैरिस नाम का एक व्यक्ति बताया जाता है। ठीक है, तब से अब तक इसके निदान आदि में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ मैंने एक स्लाइड दी है। आप इसमें ब्लैक फंगस के एक चित्र को, एक प्रतीकात्मक चित्र को देख सकते हैं। देखिए, ये संक्रमण जब होता है तो ब्लैक फंगस किस तरीके से अपना विकास करता है, अपनी वृद्धि करता है। ठीक है, देखिए, और इसका जो फैलाव है किस तरीके से है, ये कोई भी एक जीवित कोशिका में किस तरीके से अपना विकास करता है और अपना फैलाव करता है। ठीक है, ब्लैक फंगस का संक्रमण पहले भी देखा जा चुका है और ये इसकी एक प्रतीकात्मक तस्वीर है। ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इसका विकास और इसका फैलाव। देखिए, और एक जीवित कोशिका में इसका फैलाव आप किस तरीके से होता है, इस प्रतीकात्मक चित्र से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं, अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं। इसको एक अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक फंगस को एक अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस से फैला रोग है। म्यूकोरमाइकोसिस कवक का एक रूप है। इसे अवसरवादी संक्रमण कहते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ब्लैक फंगस है ये म्यूकोरमाइकोसिस से फैला एक रोग है। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस म्यूकर की एक प्रजाति है। म्यूकर एक फंगस है, जो म्यूकर की एक प्रजाति म्यूकोरमाइकोसिस से फैला हुआ एक रोग है ये, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? कवक का एक रूप, यानी कवक की एक प्रजाति। कवक यानी फंजाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, कवक जिसे हम फंजाई कहते हैं, तो कवक का ही एक रूप है ये फंजाई, यानी उसकी एक प्रजाति है। इसे अवसरवादी संक्रमण कहते हैं। अब अवसरवादी संक्रमण क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि जैसे ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये हमारे आसपास पाए जाते हैं लेकिन संक्रमित नहीं करते। जैसे ही किसी इनको एक कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाला कोई कोशिका या कोई जंतु मिलता है, कोई जीव मिलता है, तो ये संक्रमित उसको कर देते हैं। ठीक है, इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, अब देखो, जो म्यूकोरमाइकोसिस मिट्टी, सड़े हुए फल, सब्जी और गीली जगह में ज़्यादा पनप सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे आसपास हैं। ठीक है, ये हमारे आसपास पाए जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ने पर ही ये अटैक करते हैं, ये संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस कहाँ पाया जाता है? मिट्टी, सड़े हुए फल, सब्जी और गीली जगह में ज़्यादा पनप सकता है। इसका कारण आईसीयू इस कारण आईसीयू में जहाँ गीलापन अर्थात ऑक्सीजन और इंट्रावेस फ्लूइड दिए जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ इसके पनपने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चूँकि ये मिट्टी में, सड़े गले सब्जियों में और गीली जगहों में ज़्यादा पनप सकता है, तो इस कारण जहाँ हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में गीलापन या नमी रहती है और ऑक्सीजन और इंट्रावेनस फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड है। ठीक है, इंट्रावेनस जहाँ फ्लूइड दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फ्लूइड, ठीक है, जहाँ इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, ये फ्लूइड है, ठीक है, आप इसको समझिएगा, ये फ्लूइड है, फ्रूट नहीं फ्लूइड है वो, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाने की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसके पनपने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि देखिए चूँकि इसको पनपने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इस कारण आईसीयू में जहाँ गीलापन रहता है, जो सैनिटाइज ना की गई हो, साफ़ सफाई का ध्यान ना किया गया हो, एक से अधिक मरीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है बिना कोई सुरक्षा के, तो गीलापन उसमें रहता है आईसीयू में, और जहाँ ऑक्सीजन और इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं, ठीक है, और तो उनमें भी ये इसका गीलेपन के कारण इनका संक्रमण रहता हुआ इनके पनपने की का ज़्यादा खतरा रहता है। और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में अगर ये प्रयोग हो रहा है और बिना कोई सुरक्षा के प्रयोग हो रहा है, तो मरीज़ में इसके संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक अवसरवादी संक्रमण है, और जब प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर पड़ने पर ही यह फैलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपसे कहा कि अवसरवादी, चूँकि अवसरवादी संक्रमण है और ये हमारे चारों ओर पाया जाता है। यहाँ आप देखिए ये गोभी है, आप पत्ता गोभी में यहाँ देखिए आप ये ब्लैक फंगस के संक्रमण को देख सकते हैं। यहाँ फूल गोभी में देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप ये, तो आप ये ब्लैक फंगस के संक्रमण को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे आसपास ही मौजूद रहता है, लेकिन अगर प्रतिरोधक क्षमता किसी जीव की कमज़ोर पाता है तो उसमें ये डायरेक्ट संक्रमण करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संक्रमण करता है। आप देखिए इसमें गोभी का काला फफूंद रोग, ठीक है, तो गोभी में, तो देखिए आप इसमें गोभी में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये पत्ता गोभी में, फूल गोभी में ये ब्लैक फंगस को आप देख रहे हैं, ठीक है। और यही संक्रमण अगर किसी जब ये जहाँ प्रतिरोधक क्षमता ये कमज़ोर देखता है वहाँ ये संक्रमण फैल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ ये गोभी में इस ब्लैक फंगस के संक्रमण को आप देख सकते हैं इसमें। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस हमारे आसपास ही है, और जैसे ही संक्रमण हमारे प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है ये संक्रमण कर देता है, अटैक करता है, ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति को कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई सब्जियां ले रहे हैं तो वो ताज़ी हों, हाइजीन हो, ठीक है, सुरक्षित हों, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, ठीक है, ताकि हम इस संक्रमण से बच सकें। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। जब ये ब्लैक फंगस का संक्रमण हो जाता है या हो रहा है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण, ठीक है, नाक बंद होना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक में आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं होने पर यह घातक बन जाता है, ठीक है। अब देखा आपने कि इसके जो लक्षण हैं, देखिए नाक बंद होना, अगर नाक बंद हो रही है, नाक बंद होना, नाक से खून, काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन, दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना, आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक में आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआत में इसकी जानकारी नहीं होने पर यह घातक बन सकता है। आगे, मरीजों की आँखों की रोशनी चली जाती है। संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए मरीज की आंख भी निकालनी पड़ सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर इसकी जानकारी अगर शुरुआत में इसकी जानकारी हो जाए तो इसका इलाज संभव है, लेकिन अगर देर हो जाए, ठीक है, और यह संक्रमण अगर फैल जाए तो ये बहुत घातक भी हो सकता है। मरीज की आंखों की रोशनी भी अगर आंखों में संक्रमण हो जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। संक्रमण को दिमाग तक भी ये पहुंच सकता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो सकती है। और दिमाग और आंखों के रास्ते ये दिमाग तक पहुंच सकता है, इसलिए दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए मरीज की सर्जरी के द्वारा आंख भी निकालनी पड़ सकती है। इसलिए ये बहुत ही कष्टदायक सर्जरी होती है जिसमें आंख भी निकालनी पड़ सकती है। और कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टर्स को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ सकता है ताकि ये संक्रमण अंदर तक ना फैले, तब मरीज की जान बच सकती है, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और मरीज की जान बचाई जा सके। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संक्रमण कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए शुरुआत में इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अगर शुरुआत में हम इसके प्रति जागरूक हो गए
तो इसका इलाज हम करवा सकते हैं, बाद में फिर हमें इसके भयानक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ मैंने ये स्लाइड लिया, आप इसमें देख सकते हैं ये ब्लैक फंगस के संक्रमण का भयानक रूप। आप देखिए ये आँखों में जो ब्लैक फंगस का संक्रमण है, आप इसमें देखिए, आप इसमें ये आँखों में ये ब्लैक फंगस का संक्रमण है, और ये उसका एक माइक्रोस्कोप से देखा हुआ एक डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, किस तरीके से ये विकसित होता है। और यहाँ देखो आँखों में संक्रमण किस तरीके से होता है और कैसा ये दिखाई देता है। ठीक है, और ये इसके एक स्लाइड रूप में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखो इसका संक्रमण और किस तरीके से ये संक्रमित करता है और कहाँ कहाँ संक्रमित करता है, कितना घातक ये हो सकता है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी संरचना का पता लगा सकते हैं, इसके विकास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ एक और स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये ब्लैक फंगस के संक्रमण के कारण, देखो अगर आँख में संक्रमण हो जाए तो आँख किस तरह क्या हालत आँख की हो सकती है, और संक्रमण किस तरीके से फैल सकता है। देखिए आँख बहुत ही बुरी दशा में, आँख देखिए पलकें हैं, पलकों की बहुत बुरी दशा हो रखी है, यहाँ पर संक्रमण फैल चुका है और आँखों से आँखों से तरल पदार्थ बहने लगता है। ठीक है, और एक बहुत बुरी दशा, और अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सके तो सर्जरी के द्वारा आँख को निकालना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये संक्रमण फिर मस्तिष्क तक फैल सकता है। ठीक है, तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ब्लैक फंगस द्वारा नेत्र का संक्रमण। आगे चलते हैं, आप देखते हैं हम कि ब्लैक फंगस और कोरोना में क्या संबंध है। ठीक है, ये क्योंकि कोरोना के दौर में ये ब्लैक फंगस फैल रहा है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ब्लैक फंगस और कोरोना में आखिर क्या संबंध है। ब्लैक फंगस और कोरोना में संबंध, ठीक है। ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकरमाइकोसिस सामान्यतः किसी भी रोगी में फैल सकता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो। ठीक है, तो ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकरमाइकोसिस सामान्यतः किसी भी रोगी में फैल सकता है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो। कोरोना बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एंटीवायरल ड्रग, स्टेरॉइड और इम्यूनोप्रेसेंट दवा है। ठीक है, क्योंकि कोरोना से जो ग्रसित मरीज होता है, इलाज के दौरान उसे एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं, उसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं और इम्यूनोप्रेसेंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है, और जैसे ही प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती है ये ब्लैक फंगस अटैक कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो स्टेरॉइड की क्या है, स्टेरॉइड के बारे में देखते हैं कि स्टेरॉइड न केवल प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, बल्कि शुगर पेशेंट में जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर की मात्रा भी बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड न केवल प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, बल्कि शुगर पेशेंट यानी जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी शुगर की मात्रा भी, उनमें शुगर की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ाता है, मतलब कि शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। इसलिए देखा गया है कि जिन रोगियों में कोरोना उपचार के दौरान या अन्य बीमारियों में उपचार हेतु स्टेरॉइड का प्रयोग हुआ है और रोगी शुगर की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है, तो ऐसे रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ब्लैक फंगस और कोरोना में क्या संबंध है, कि कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उन्हें इलाज के दौरान एंटीवायरल ड्रग दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है और इम्यूनोप्रेसेंट दवा दी जाती है कोरोना के उपचार हेतु। जो स्टेरॉइड है वो न केवल प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, बल्कि जो शुगर पेशेंट हैं उनमें शुगर लेवल को भी बढ़ाता है, शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए देखा गया है कि जिन रोगियों में कोरोना उपचार के दौरान या अन्य बीमारियों में के उपचार हेतु, अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जिन रोगियों में कोरोना के उपचार के दौरान या अन्य बीमारियों के उपचार हेतु स्टेरॉइड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट, स्टेरॉइड का प्रयोग हुआ है और रोगी शुगर की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है। एक तो स्टेरॉइड का प्रयोग है, ऊपर से अगर रोगी शुगर लेवल रोगी का बहुत ही हाई है, वह डायबिटीज़ से या शुगर की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित है, तो ऐसे रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे रोगी जो कोरोना का इलाज कराकर लौटे हैं या कोरोना से पीड़ित हैं और साथ में डायबिटिक भी हैं, तो उनमें ये ब्लैक फंगस का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक बात देखने की है कि ब्लैक फंगस और कोरोना में आप संबंध का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या
हो रहे हैं, उनको इलाज के दौरान एंटीवायरल ड्रग स्टेरॉइड दिया जाता है, इम्यूनोप्रेसेंट दिया जाता है। और यह जो एंटीवायरल ड्रग स्टेरॉइड है, ये जो ब्लड में या जो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं या अन्य बीमारियों से संक्रमित हैं, उनमें अगर स्टेरॉइड उनको इलाज के लिए दिया जाए तो ये मरीज़ की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है, और जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनमें शुगर की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसलिए देखा गया है कि जिन रोगियों में उपचार के दौरान स्टेरॉइड का प्रयोग हुआ है और जो गंभीर रूप से डायबिटिक भी हैं, तो उनमें इसका खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये एक मैंने स्लाइड ली है, इसमें एक संबंध को दर्शाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस एक साथ होने पर उनके लक्षणों में मिलावट हो जाती है। इससे उनको पहचानने में देर हो सकती है। ठीक है, तो कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस एक साथ हो जाते हैं, एक साथ होने पर इनकी पहचान में देरी हो सकती है और इसलिए उनके इलाज में देरी हो सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये कोरोना संक्रमण, देखिए यहाँ पर एक कोरोना के वायरस का प्रतीकात्मक चित्र दिया गया है, और यहाँ पर देखिए ये ब्लैक फंगस का संक्रमण दिखाया जा रहा है, जो कि आँख के पास, चेहरे में, नाक के पास एक संक्रमण दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ब्लैक फंगस का संक्रमण त्वचा में देखिए, और यहीं से ये फैलता हुआ आँख के रास्ते मस्तिष्क तक पहुँच सकता है। ठीक है, और साथ में कोरोना का वायरस का प्रतीकात्मक चित्र दिखाया गया कि इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, कि कोरोना होने पर ब्लैक फंगस का खतरा बिल्कुल बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो म्यूकरमाइकोसिस है या जो ब्लैक फंगस है, उनका जो संक्रमण है वो किन किन स्थानों से हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण किन किन स्थानों से हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आईसीयू के वातावरण को ठीक अवस्था में रखने के साथ ही घर और रसोई में प्रॉपर वेंटिलेशन रखना जरूरी होता है। घर के रेफ्रिजरेटर समेत चूल्हे और कार में भी म्यूकरमाइकोसिस अपना बसेरा जमा सकता है, इसलिए इसे वेंटिलेट करना और पुरानी सब्जी, फल, ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए रखना ज़्यादा हितकर है। ठीक है, तो केवल इसका जो विशेषज्ञों का कहना है, तो आपने देखा कि जो म्यूकरमाइकोसिस है यानी जो ब्लैक फंगस है, वो केवल चिकित्सकीय केंद्रों से के द्वारा ही नहीं, हॉस्पिटल्स या अस्पतालों के द्वारा ही नहीं, घर में और स्थानों से भी फैल सकता है, क्योंकि जहां प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, जैसे कि रसोई में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो या रेफ्रिजरेटर होते हैं, चूल्हे या कार में भी म्यूकरमाइकोसिस अपना बसेरा जमा सकता है और यहाँ से भी ये संक्रमित कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन स्थानों में प्रॉपर वेंटिलेट रखें और जहाँ से कि हवा का आदान प्रदान हो सके। ठीक है, जैसे कि रसोई में चूल्हे हैं, कार में म्यूकरमाइकोसिस अपना बसेरा जमा सकता है, और पुरानी सब्जी, ब्रेड, फल आदि जो ये चीज़ें हैं, यानी जो बासी खाना है, जो कि ये फंजाई से संक्रमित हो सकता है, इससे हमें दूरी बनाना ही हमारे लिए हितकर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आप यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ देखिए, ये इस स्लाइड में देखो, यहाँ पर ये एक स्लाइड दिया जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि एक संदेश दिया गया है कि हवा से भी फैल सकता है ब्लैक फंगस। ठीक है, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं, इसके जो बीजाणु हैं, वो हवा से भी फैल सकते हैं और व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसकी पहचान और इलाज क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे, पहचान और इलाज। ठीक है, साइनस, नाक का बहना, नोज ब्लॉकेज, नाक के अंदर पपड़ी पड़ना, चेहरे के एक तरफ सूजन होना, मल के साथ रक्तस्राव, पेट दर्द, डायरिया समेत बुखार और आंख के नीचे काले धब्बे ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरुआती दौर में ही इसे पहचान लिया गया तो आसानी से इसका इलाज संभव है, लेकिन देरी होने पर यह बीमारी 46 से 95% तक घातक हो सकती है, और जिस अंग को ब्लैक फंगस संक्रमित करता है उसे ऑपरेट कर हटाना मजबूरी बन जाती है। वहीं कई मामलों में मौत से बचा पाना भी नामुमकिन होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि साइनस, नाक का बहना, नोज ब्लॉकेज, नाक के अंदर पपड़ी का पड़ना, चेहरे के एक तरफ सूजन होना, मल के साथ में रक्तस्राव, पेट दर्द, डायरिया समेत बुखार और आंख के नीचे काले धब्बे
ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में अगर इसे पहचान लिया गया तो इसका इलाज आसानी से संभव है। लेकिन अगर इसके इलाज में देरी हो, इसे पहचानने में और इलाज में अगर देरी हो तो 46 से 95% तक ये घातक हो सकता है। बाद में देरी होने पर ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति मतलब अगर कोई भी ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्ति है, उसका जो संक्रमित अंग है उसे ऑपरेशन के माध्यम से संक्रमित अंगों को हटाना मजबूरी बन जाती है, ताकि दूसरे अंगों तक इसके संक्रमण को रोका जा सके। कई मामलों में मौत से बचा पाना भी नामुमकिन होता है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये एक स्लाइड मैंने ली है। ठीक है, इसमें छोटी आंत में भी ये संक्रमण फैल सकता है। उस संक्रमण को दिखाया गया है कि यानी आंतरिक संक्रमण भी हो सकता है, केवल बाह्य संक्रमण ही नहीं, आंतरिक संक्रमण भी हो सकता है ब्लैक फंगस के द्वारा। अब छोटी आंत में मिला ब्लैक फंगस डायबिटीज़ के इससे पीड़ित दोनों मरीजों को हो रहा है कोरोना गंगाराम अस्पताल में भर्ती। देखो, ये गंगाराम अस्पताल की एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया कि जो कोरोना से पीड़ित 2 व्यक्ति थे, जो डायबिटीज़ से पीड़ित भी थे, उनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया है। ठीक है, ब्लैक फंगस का संक्रमण उनकी आंत में पाया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ब्लैक फंगस आंतरिक रूप से भी संक्रमित कर सकता है। आगे जो लोग मतलब डायबिटीज़ से पीड़ित हों और कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हों। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये एक और स्लाइड है। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें आँख का संक्रमण दिखाया गया है। ठीक है, और आंतरिक रूप से किस तरह से विकास करता है। ठीक है, दुर्लभ मामलों में मरीज को पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कोरोना संकट के बीच देश भर में म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक इसका संक्रमण नाक, आँख और मस्तिष्क में फैल रहा था, लेकिन अब 2 मरीजों में छोटी आंत में भी ब्लैक फंगस के संक्रमण से छेद होने के मामले सामने आए हैं। ठीक है, तो आंतरिक रूप से भी इसका संक्रमण फैल सकता है। आगे चलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है कि कोरोना के बाद ये कौन सी बीमारी जिसमें आँख निकालनी पड़ी। मैंने आपको बताया कि गंभीर अगर शुरुआत में इसकी पहचान ना हुई और इसका इलाज ना हुआ तो बाद में ये एक भयानक संक्रमण का रूप ले सकता है, और जिस अंग पर संक्रमण होता है उसको ऑपरेशन के द्वारा हटाना भी पड़ सकता है। जैसे इस न्यूज़ में दिखाया गया है कि कोरोना के बाद ये कौन सी बीमारी यानी ब्लैक फंगस के द्वारा उसकी आँख भी निकालनी पड़ सकती है। इस मरीज़ की आँख निकालनी पड़ी। ठीक है, ब्लैक फंगस के द्वारा अधिक संक्रमण होने पर, ताकि मस्तिष्क में संक्रमण को रोका जा सके और जान को बचाया जा सके। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस से कौन हो सकता है संक्रमित। ठीक है, यानी कौन कौन इससे संक्रमण हो सकता है। ICMR के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज़ हो, शरीर जरूरी मात्रा में जिसमें इंसुलिन ना बना पाता हो, स्टेरॉयड लेने के कारण जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और अधिक वक्त तक ICU में रहे, ट्रांसप्लांट या फिर किसी और स्वास्थ्य समस्या के कारण जो कॉमॉर्बिड हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो डायबिटिक हों, जिनके शरीर में इंसुलिन ना बनता हो, जिन्हें स्टेरॉयड जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्टेरॉयड लेने के कारण कम हो गई हो, और जो अधिक समय तक ICU में रहे हों, ट्रांसप्लांट या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण, उनमें ये संक्रमण ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण हो सकता है। आगे चलते हैं। संक्रमित हो गए हों तो क्या करें। ICMR के अनुसार अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस संक्रमित है तो सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच कराते रहें। ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हों तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी यानी स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवा और स्टेरॉयड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ठीक है, तो ये सलाह है अगर संक्रमित हो गए हों तो आपके लिए क्या क्या करना है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और स्लाइड मैंने यहाँ पर दी है कि ये देखो, रेयर केस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत में ब्लैक फंगस किस तरीके से विकसित हो रहा है, जो कि एक रेयर केस पाया गया है। आगे चलते हैं।
आप देखिए कैसे जाने कि म्यूकरमाइकोसिस है, ठीक है? इस फंगस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को साइनोसाइट्स की समस्या होगी, जैसा कि नाक बंद होना, नाक का काले रंग का पानी का स्राव या फिर खून निकलना, जबड़ों में दर्द होना। साथ ही आधा चेहरा शून्य पड़ जाता है, आधे चेहरे पर सूजन आ जाना, दांतों में दर्द होना, दांत गिरना जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। और इसके अलावा बुखार, दर्द, त्वचा में दाने आना और थ्रोम्बोसिस के साथ-साथ आँखों में को धुंधला दिखाई देना या फिर दो-दो दिखना भी हो सकता है। छाती में दर्द और साँस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है? तो ये अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो को इसकी जाँच करा लेनी चाहिए कि ये म्यूकरमाइकोसिस भी हो सकता है, ब्लैक फंगस भी हो सकता है। आगे चलते हैं। हाँ। यहाँ देखिए ये मैंने एक और स्लाइड ली है जिसमें ये ब्लैक फंगस का एक लेटेस्ट यहाँ पर स्लाइड सामने आई है। आप इसमें ब्लैक फंगस की संरचना का इससे पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब ब्लैक फंगस में स्टेरॉइड की क्या भूमिका है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम इसको और डिस्कस करेंगे कि ब्लैक फंगस में स्टेरॉइड की क्या भूमिका है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है, तो उस दौरान शरीर की कोशिकाएँ को नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। ठीक है? लेकिन ये इम्यूनिटी को कम करते हैं और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से संक्रमण शुरू हो रहा है, ठीक है? तो स्टेरॉइड देखिए कोरोना की बीमारी के दौरान प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, लेकिन ये स्टेरॉइड हमारी जो इम्यूनिटी है, देखो वो इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर पड़ता है। जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, लेकिन ये स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर पड़ता है, कमज़ोर करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं या अन्य जो बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनके उनके शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर जैसी हो रही है, ब्लैक फंगस का संक्रमण का खतरा उन पर बढ़ रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब इसका चिकित्सकीय उपचार क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चिकित्सकीय उपचार, ठीक है? इस बीमारी के इलाज के तौर पर ज़रूरी है कि मरीज का प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के तमाम उपाय किए जाएं। शरीर में पानी की मौजूदगी कायम रखी जाए, शरीर में नमक पानी का पर्याप्त संतुलन कायम रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पर 6 हफ्तों के लिए एंटी फंगल थेरेपी दी जाए। इसके साथ ही मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना भी ज़रूरी है, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत ₹3500 है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज़ देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है, ठीक है? तो ये इंजेक्शन बहुत महंगा है, ठीक है? आप देख सकते हैं। इस दवा का नाम क्या है? एम्फोटेरिसिन B50 है, ठीक है? एम्फोटेरिसिन B50 मिलीग्राम इंजेक्शन है, ठीक है? तो इस दवा का नाम क्या है? एम्फोटेरिसिन B50, ठीक है? और 50 मिलीग्राम इंजेक्शन इसका दिया जाता है, जिससे कि इस बीमारी का उपचार हो सकता है, लेकिन ये दवा बहुत महंगी है, ठीक है? बेहतर होगा कि हम इस बीमारी को शुरुआत में ही पहचान कर इसका उपचार करा लें, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये इसके देखिए ये ब्लैक फंगस, ये त्वचा में जो ब्लैक फंगस है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसकी एक स्लाइड मैंने यहाँ पर ली है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है? ब्लैक फंगस कोविड ट्रीटमेंट, ठीक है? ये ब्लैक फंगस का इलाज किस तरीके से डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, ये किसी भी भाग में हो सकता है शरीर के। आगे चलते हैं। हाँ, बचने के उपाय क्या हैं? आप देखिए उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इसका बचाव करें। बचने के उपाय क्या हैं? आईसीएमआर की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगहों पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहनें और घिसकर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें, ठीक है? तो इससे बचने के लिए धूल भरी जगहों पर जाने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं, जूते पहनें, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनें, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स या दस्ताने पहनें और घिसकर नहाने या पर्सनल हाइजीन का इस्तेमाल करें, यानी नहाएं धोएं। ज़रा
अच्छी तरह नहाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें, अब देखो यहाँ पर ये तो थी ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी। अब देखिए इस ब्लैक फंगस के साथ में अब वाइट फंगस भी आ रहा है। ठीक है, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। अब वाइट फंगस ने बढ़ाई चिंता। ठीक है, ब्लैक के बाद अब वाइट फंगस ने बढ़ाई चिंता। ये भी उसी प्रकार का संक्रमण है, लेकिन उसी की प्रजाति है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दोनों को दिखाया गया है। ठीक है, ये वाइट फंगस को दिखाया जा रहा है और ये ब्लैक फंगस को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट फंगस। ठीक है, सभी ये सभी जितनी भी बीमारियां हैं ये प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर पड़ने के साइड इफ़ेक्ट हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाइट फंगस को दिखाया गया है। ठीक है, आप ये देखिए ये जीभ में वाइट फंगस को के संक्रमण को दिखाया गया है। वाइट फंगल इन्फेक्शन इन देखो वाइट फंगस आफ्टर कोरोना, और इसमें टंग में दिखाया जा रहा है। देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक फंगस और यानी यह ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, ये ब्लैक फंगस को दिखाया जा रहा है। ये वाइट फंगस किस तरीके से ब्लैक फंगस या वाइट फंगस ये कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद का जो संक्रमण है वो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस है। ठीक है, ये दोनों ही हानिकारक हैं और अभी वाइट फंगस की दस्तक भी हो चुकी है। इससे भी लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वे वाइट फंगस का एक स्लाइड मैंने ली है। ठीक है, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस, ये भी वाइट फंगस का गुजरात में अब वाइट फंगस की दस्तक हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ली है ये। ठीक है, तो हाँ, ये थी ब्लैक फंगस से संबंधित जानकारी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप इस बीमारी के प्रति जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और इस बीमारी के बारे में जागरूक खुद भी होइए और जागरूकता फैलाइए, दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।